आज की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रतिष्ठित मीडिया चैनल से आए हुए साथियों का जदयू प्रदेश कार्यालय में मैं अभिषेक झा, प्रदेश प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, मेरे साथ उपस्थित है मेरी प्रवक्ता साथी अंजुम आरा जी। हम दोनों पूरी पार्टी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता हमने बुलाई है बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है। आज की इस प्रेस वार्ता का जो शीर्षक है वही बहुत महत्वपूर्ण है। शीर्षक है सिमटती संसद। किस तरह से संसद में जनता के लिए काम नहीं हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि देश की संसद जनता के पैसों से जनता के लिए चलती है। वहां बिल पेश होंगे, बिल पास होंगे, जनता का काम होगा, जनता के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होगी, तब जाकर संसद की सार्थकता जो है वो साबित होगी। दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले ये है कि लगातार संसद के सत्र का समय कम किया जा रहा है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि संसद में पेश होने वाले बिल यानी विधेयक की संख्या लगातार बीते वर्षों में कम होती जा रही है और अध्यादेशों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इन दो विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जो पहला महत्वपूर्ण विषय है उस पर कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पॉइंट्स सबसे महत्वपूर्ण यही है कि संसद का सत्र अगर लंबा होगा तो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी, बिल पेश हो पाएंगे, पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी मंशा जो है उस पर व्यक्त कर पाएंगे, और जब डिस्कशन होगा तो चीजें बेहतर तरीके से बाहर निकल पाएंगी। लेकिन आप लोगों ने देखा है, आप लोग लगातार खबरों को कवर करते हैं कि किस तरह से कल संसद में यह बताया गया कि 23 दिसंबर को ही संसद का सत्र समाप्त किया गया अनिश्चितकालीन के लिए, जबकि यह सत्र 29 दिसंबर तक चलना था और लगभग एक हफ्ते पहले सत्र को समाप्त किया गया। जो कारण दिया गया वो भी बेहद हास्यास्पद था, आपको भी सुनकर आश्चर्य लगेगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि कुछ अन्य जरूरी कार्य हैं, साथ ही साथ क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां होने वाली हैं, तो फेस्टिव या छुट्टियों के माहौल में लोग चले आएंगे तो संसद का कार्य नहीं हो पाएगा। बताइए कितना हास्यास्पद है कि संसद जो इतना महत्वपूर्ण जगह है जहां पर कार्य होना ही चाहिए था, वहां सिर्फ छुट्टियों का हवाला देते हुए कहीं ना कहीं काम कम करने की जो पेशकश है वो की गई है। जबकि आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो मैं बता दूं कि वर्ष 2011 की बात करें तो वर्ष 2011 में जो विंटर सेशन था, जो शीतकालीन सत्र था, वो 29 दिसंबर तक चला था, जबकि 8 दिन एक्स्ट्रा चला था। 29 दिसंबर से 8 दिन पहले ही सत्र को समाप्त होना था, लेकिन तब की सरकार कार्य करने के लिए कृत संकल्पित थी, इसलिए 8 दिन ज्यादा शीतकालीन सत्र चला था। और मोदी सरकार में ये कोई पहली बार नहीं है कि जो सत्र है वो पहले समाप्त हुआ है, अगर कोविड के टाइम को आप एक्सक्लूड कर दें। क्योंकि हम अगर आरोप लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही यही जवाब देंगे कि कोविड के समय संसद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हमारा कहना यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल में मोदी सरकार को अगर आप देखेंगे तो अमूमन हर एक सत्र जो है वो अपनी सीमित जो अवधि है उससे कम ही चला। तो कोविड एक एक्सक्यूज उनकी तरफ से हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि संसद ने अपना सत्र पूरा नहीं किया और ये लोकतंत्र पर हमला नहीं तो और क्या है। मैं एक और तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में जो बजट सेशन था वो लगभग 50 दिनों तक चला था। वहीं 2022 की बात करें तो ये महज 24 दिनों तक चला था। आप अंतर समझ सकते हैं, एक तरफ 50 दिनों की बात होती है, एक तरफ महज 24 दिन बजट सत्र चलता है। वर्ष 2022 में संसद मात्र 75 दिन चला है। ये जो हमारा वर्ष बीता है उसमें महज 75 दिन। लेकिन अगर हम वर्ष 2011 की बात करें तो संसद ने 110 दिनों तक काम किया है। एक बड़ा अंतर फिर से आपको देखने को मिल रहा है। अभी जो प्रेस विज्ञप्ति हम देंगे या यहाँ भी हमारे पास टेबल है, इस टेबल में विस्तृत रूप से हमने विभिन्न वर्षों में जो एनडीए का कार्यकाल रहा है उसमें और उसकी तुलना हमने की है यूपीए के कार्यकाल से कि किस तरह से सत्र कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ और खत्म होने की निर्धारित तिथि क्या थी, सत्र कितना पहले खत्म किया गया, कितनी बैठकें हुई और कितने बिल पेश किए गए। इन सारी चीजों की हमने चर्चा की है विस्तृत तरीके से। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारी प्रवक्ता साथी हैं, प्रबुद्ध साथी हैं जो महाराज जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो दूसरा पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो भी उस पहलू पर विभिन्न जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के समक्ष रखें, ताकि जनता में यह संदेश जा सके कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कार्य करने में हमेशा पीछे रहते हैं। सर, पहले एक सवाल आपसे है,
जैसे अभी आपने संसद के सवालों पे, संसद के कार्यों पे सवाल उठाया कि समय से अवधि से कम चल रहा हो, ठीक उसी तरह आपके गठबंधन के नेता सुधाकर सिंह ने बिहार विधानसभा को लेकर के भी सवाल उठाया कि 60 से 90 दिन सदन चलना चाहिए था, लेकिन पिछले कई सालों से 30-32 दिन या 24 दिन ही बिहार साल में सदन चल रहा है, तो उस पर क्या कहते हैं? मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूं। मेरा आपसे बस एक विनम्र आग्रह होगा कि एक बार हमारी प्रवक्ता साथी सभी तथ्यों को पेश कर देती है, फिर हम लोग कंबाइंडली आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आपके सवाल का स्वागत है। अंजुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। अभी आप लोगों के सामने अभिषेक जी ने सारा डाटा वाइज दिखाया कि मोदी सरकार किस तरह से सेशन को, संसद में जो पार्लियामेंट में हमारा सेशन चलता है, सेशन को कम कर रहा है, किया जा रहा है। और जब सेशन कम हो रहा है तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, जब सत्र कम होंगे तो बैठकें कम होंगी, और बैठकें जब पार्लियामेंट की कम होंगी तो किसी भी विषय पे या किसी भी बिल पे हमारा विमर्श कम होगा, और जब विधेयक पे विमर्श कम होगा तो बिल जो हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, और जब बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कोई भी सरकार, ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि वो अध्यादेश के माध्यम से, ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो बाकी का काम करेगी। हम लोगों ने देखा है कि शीतकालीन जो अभी सत्र हमारा चल रहा था उसमें मात्र 9 विधेयक संसद में पेश किए गए हैं, जबकि 2011 में जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसने शीतकालीन सत्र में 30 विधेयक पेश किए गए थे। और हम लोग देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है वो डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से और संसद में विधेयक ला करके काम जो किया जाता है उस तरीके से न कर करके, बल्कि ऑर्डिनेंस ला करके मोदी सरकार वो देश में काम कर रही है। जहां वर्ष 2022 में सरकार ने कुल 29 विधेयक संसद में पेश किए थे, वहीं 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने 58 विधेयक पेश किए थे। वर्ष 2014 से लेकर के 2021 के दौरान 7 वर्षों में मोदी सरकार ने 84 ऑर्डिनेंस लाए और उसके माध्यम से काम किए, जबकि यूपीए सरकार ने 10 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 61 ऑर्डिनेंस ला करके काम किया है। एक बात हमें मूल रूप से समझना होगा कि आखिर में मोदी सरकार, केंद्र की सरकार ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों काम करना चाहती है, डेमोक्रेटिक तरीके, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप विधेयक ला करके वो कानून बना करके काम क्यों नहीं करना चाहती। क्योंकि हम लोग साफ तौर पे इस बात को कहते हैं और ये मानना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार निरंकुशी सरकार है, तानाशाही सरकार है, अधिनायकवादी गवर्नमेंट है, और ये विधेयक ला करके अपने तानाशाह को, अपने उस प्रवृत्ति को नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि जब विधेयक ला करके आप काम करेंगे तो आपको उस विधेयक को संसद में लाना होगा, उसमें बहस करनी होगी। जब बहस होगा तब जाकर के वो पारित होकर के कानून बनेगा, उसमें वोटिंग होता है। लेकिन जब अध्यादेश लाना होता है तो किसी से ना विमर्श करना होता है, ना उसकी ड्राफ्ट करनी होती है, ना उसको संसद में पेश करना है, ना बहस कराना है, ना उसमें मतदान होना है। बिल्कुल एक तुगलकी तरीके से कह सकते हैं कि तुगलकी फरमान के तरीके से उस पर काम करना होता है। हम लोगों ने हाल के दिनों में देखा जो कृषि बिल लाया गया था, कृषि कानून, वो विधेयक नहीं था, वो कानून एक्ट, वो संसद से पारित किया हुआ नहीं था, बल्कि वो ऑर्डिनेंस लाया हुआ था। और इस मुल्क के किसानों ने मोदी सरकार को बता दिया कि देश जो है, देश का काम, देश का वर्क एग्जीक्यूट होगा विधेयक के को लेकर के, एक्ट के को लेकर के, ना कि ऑर्डिनेंस को लेकर के। आप लोगों ने देखा कि देश के किसानों ने किस तरह से मोदी सरकार की नींव हिला करके रख दी और उन्हें बैक होना पड़ा उस ऑर्डिनेंस से। तो आप लोग इस चीज को हम लोग आप लोग के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहते हैं, ये उन्हें दिखाना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जो हमारे पुरखों ने संवैधानिक तरीका, संसदीय तरीका, लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की जो व्यवस्था की हुई थी, मोदी सरकार अपने तानाशाही रवैये को लेकर के उस व्यवस्था को, उस प्रावधान को खंडित करके और ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो देश चला रही है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार संसद और संविधान की नहीं, बल्कि ऑर्डिनेंस की और तानाशाह की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या था? जो सवाल आप संसद को उठा रहे वही बिहार विधानसभा सदन पे उठ रहे, वो आप ही के गठबंधन के नेता उठा रहे हैं। बिहार विधानसभा सदन काफी कम दिन चल रही है।
अगर आप आकलन करेंगे तो इतने वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो सदन को चलाने का निर्णय लिया है या सरकार ने कलेक्टिवली जो भी निर्णय लिया है, तो बिहार सरकार के परफॉर्मेंस को कभी केंद्र की सरकार के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आप देख लीजिए कि जब भी सत्र बुलाने की बात होती है, कोविड पीरियड को हम छोड़ दें तो कहीं से भी हम कम नहीं है। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो आरोप लगाने की आप बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने एजेंडे के हिसाब से चीजों को कहते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। वैसा मानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से डेप्यूटेड है डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनके द्वारा कही हुई बात ही गठबंधन और सरकार को लेकर हम उसको तवज्जो देते हैं। सर, सवाल फिर से ये उठ रहा है क्योंकि संजय जायसवाल ने कहा कि 2016 में जो शराबबंदी कानून हुई था उसका समर्थन तो हमने किया था, लेकिन नीतीश कुमार अपने ही पुलिस प्रशासन से शराब भिजवा रहे हैं, इसके बारे में तो उन्होंने कभी नहीं कहा था। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही ऐसा संभव हो पाया है कि बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के साथ साथ एक्साइज विभाग के अधिकारियों को भी बर्खास्त तक किया गया। इतने लोग हैं जिन पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। संजय जायसवाल जी जैसे लोग या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके बयानों से आप उनकी मंशा को समझ सकते हैं कि वो लोग समाज विरोधी और महिला विरोधी हैं। लगातार शराबबंदी की समीक्षा के आड़ में शराबबंदी को ही समाप्त करना चाहते हैं। इस तरह के मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाने चाहिए। अगर कोई तथ्य उनके पास हो, तथ्य को सामने रखें, हम वेलकम करेंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई भी होगी। लेकिन विरोध करने के लिए विरोध करना है तो करते रहें। बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार के लोग इस बात को जानते समझते हैं कि शराबबंदी के कितने फायदे हुए। क्या आप लोग ब्लड टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं? वो कह रहे हैं हॉस्पिटल का नाम बताइए, हम लोग आ रहे हैं जांच करवाने। देखिए, इस तरह की बेबुनियादी बातें करना ही उनकी आदत सी बन गई है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं उनके कितने ऐसे लोग हैं जिनकी संलिप्तता ऐसी चीजों में रही है, लेकिन कानून अपना काम करता है। वो आम और खास का कोई भेदभाव नहीं देखता है। अरे हमारे दल के हों या किसी और दल के, कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर गड़बड़ी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और इस तरह की बेबुनियादी बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। विशेष अंजुम जी भी इस पर आपको जवाब दे सकती हैं। जिस तरह से शराबबंदी का माहौल उड़ाने की ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, महिला विरोधी नीतियों को दर्शा रहे हैं। एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं अभिषेक जी की बातों को। आपका जो सवाल था, आपने कंपेयर किया सेशन कम को लेकर के सेंट्रल और हमारे बिहार को लेकर के। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ जो सेशन कम हुए हैं, उसके बाद जो वर्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से हो रहे हैं। हम लोग तो चुनौती देते हैं ना, कंपेयर कर लीजिए। हमारे नेता, हमारी सरकार जो भी वर्क एग्जीक्यूट करती है, काम करती है, वो विधेयक के माध्यम से सर्वसम्मति से और विधानसभा में संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उसको पास करा करके। दूसरी चीज़ शराबबंदी की जो बात है, एक तरह से देख लीजिए कि पूरा 10-12 दिनों से बना हुआ है, पूरे बिहार में नैरेटिव लोगों ने बना करके रखा है कि शराबबंदी फेल है, शराबबंदी कानून फेल है, विचार करना चाहिए। स्पष्ट तौर पे बीइंग अ वुमेन मैं डिमांड करती हूँ कि आप चाहते क्या है, विपक्ष क्या चाहता है, क्या शराबबंदी कानून को बैक कर लिया जाए? अगर है तो इसको स्पष्ट तौर पे वो बोले। लेकिन एक चीज़, महिला होने के नाते बिहार की तमाम महिलाओं से हम लोगों की बात हो रही है। सभी महिला, देश की, हमारे बिहार की आधी आबादी इस बात को लेकर के हाईली वरीड है कि 2016 के पहले जो हमारे हालात थे, डोमेस्टिक वायलेंस बेइंतहा था, विमेन एट्रोसिटीज होती थी, साथ ही साथ जो ये टीजिंग के मामले होते थे। आज बच्चे सड़कों पे आपको वर्दी में पुलिस का ड्रेस पहन करके हमारी आपकी सबकी रक्षा सुरक्षा कर रही है। इसमें शराबबंदी का बहुत बड़ा योगदान है कि एक माहौल बन पाया, सूदिंग माहौल बन पाया है। तो एक बहुत बड़ा हम लोग निवेदन महिला होने के नाते तमाम लोगों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से या तमाम वैसे लोगों से करेंगे जिनकी मंशा है कि शराबबंदी कानून को बैक किया जाए। क्योंकि देश की हमारी आधी शक्ति जो है, हमारी पूरी शक्ति, आधी आबादी, वो कहीं ना कहीं इस शराब को लेकर के हम बहुत उससे प्रताड़ित होते थे। हमारा रहने सहने का स्तर सुधरा है, हमारे हालात सुधरे हैं, हमारी बच्ची अपने सपनों को साकार कर पा रही हैं। आप सोचिए ना, राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को समानता का अधिकार था। 2016 के पहले क्या कोई पिता हिम्मत कर सकता था कि अपनी बेटियों को रात के 8 बजे 9 बजे सड़कों पे वो स्वतंत्र उसको छोड़ दे कि वो अपने भविष्य का निर्माण कर पाए? आज वो माहौल नहीं है। ये शराबबंदी की देन है। हम सबको मिल करके एक सकारात्मक विमर्श बनाना होगा, पहल करना होगा कि जो माफिया, जो फैसिलिटेटर, जो प्रमोटर इसको चुनौती दिए हुए, उनके विरुद्ध हम लोग को खड़ा होना होगा। जो नीतीश कुमार जी यात्रा लेकर निकल रहे हैं, पिछली बार भी समाज सुधार अभियान चलाया गया था, क्या वो पूरी तरह से फेल था कि फिर एक बार यात्रा लेकर निकलना पड़ा? नहीं, देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सिर्फ पिछली बार ही यात्रा नहीं, बल्कि ऐसी, मुझे जहाँ तक याद है, 15 अब तक 14 या 15 यात्राएं हो चुकी हैं। तो आप देखिए,
जो भी डेवलपमेंट, विकास या सुधार, समाज शराबबंदी समाज सुधार का एक प्रयास है, ये हमेशा ग्रेजुअली होता है। आप चाहेंगे कि कानून बना करके, एक यात्रा करके या एक इंटरेक्शन करके, एक विमर्श कर करके हम इंटायर हजारों वर्षों का जो एक सिस्टम है उसको हम कंट्रोल, नियंत्रण नहीं कर लेंगे तो ये कोई सरकार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं और कोई एक समाज नहीं कर सकता। सोशल चेंजेस हमेशा ग्रेजुअली होता है, एक प्रक्रिया के तहत होता है, ये हमें समझना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम महिलाएं बहुत कृतज्ञ उनके प्रति कि वो हिम्मत नहीं हारे और लगातार इस दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं और फिर से यात्रा उनका उसी प्रयास का एक बहुत सकारात्मक, मैं कहूंगी कि निर्णय होगा जिसे तमाम महिलाएं स्वागत कर रही हैं। यात्रा का क्या स्वरूप होगा? यात्रा का क्या स्वरूप, यात्रा का क्या स्वरूप होगा? नहीं, यात्रा का स्वरूप क्या होगा, ये सरकारी यात्रा है, वो जब चीज़ें तय हो जाएंगी, आप जानते हैं कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम वो बनते हैं तो आप लोग को सूचित कर दिया जाता है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यात्रा का स्वरूप क्या होगा, ये क्योंकि वो स्वरूप अभी तक हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाई है और ये कंप्लीट ये सरकारी यात्राएं होती हैं जिसके और जो आप लोग को सूचित किया जाएगा, अवगत करा दिया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, वो बिल्कुल मुकम्मल बनाती है। निश्चित रूप से हमारी अकाउंटेबिलिटी है। मैं तो हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इस दिशा में सतत जीविकोपार्जन योजना हमारे यहाँ है 2018 से। 2016 में जब हमारे यहाँ कानून बना, 2018 में ये योजना हमारे बीच में आई और 840,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 1 लाख परिवार को उसको बेनिफिट देने का लक्ष्य है। 150 करोड़ रुपया हमने अनुदान दे रखा है इस पे जो होती है। तो मुआवजा इज डिफरेंट थिंग, इस पे हम लोग लगातार 10 दिनों से विमर्श करें। मुआवजा कॉम्पनसेशन, एक चीज़ आप बताइए थोड़ा सा रैशनल होके और रिजनेबल होकर के, क्या अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो और घटनाएं घटित होती है, क्रिमिनल एक्ट हो जाता है तो उसको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। है कॉम्पनसेशन की व्यवस्था है, कब? उसमें सारी चीज़ें दी गई है सीआरपीसी में कि जो भी माफिया हैं उनकी संपत्ति को सीज किया जाएगा और वो सारा एक प्रक्रिया दिया हुआ है, उससे आप लोग भी अवगत है। तो निश्चित रूप से जो विक्टिम फैमिली है उसके लिए योजनाएं हैं और हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।